नमस्कार, मैं एसआर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम कंप्लीट साइंस पढ़ने वाले हैं और चलिए तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है? तो साइक्लोन 30 का संबंध है ये कैंसर से है। अब देखिए, इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और कैंसर का एक प्रकार है, कौन सा? ल्यूकेमिया। ये एक कैंसर का प्रकार है। ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी को कहते हैं कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और लीवर कैंसर को द साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तो द साइलेंट किलर के नाम से किसे जाना जाता है? लीवर कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? तो आप मेरी बात ध्यान रखना, जैव अपघटनीय पदार्थ वो होते हैं जो तुरंत क्या हो जाते हैं? सड़ गल जाते हैं, जो वायुमंडल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो जैव अपघटनीय पदार्थ, बायोडिग्रेडेबल, और जो सालों तक नहीं सड़ते, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें से देखना, कागज सड़ जाता है, कागज, पत्ता, पेड़, लकड़ी, ये सब है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्लास्टिक, जो कि लाखों सालों तक वातावरण में रहती है। तो इसका आप एग्जाम्पल याद रखना। चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काला क्यों पड़ जाता है? चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काला क्यों पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके अगर ये रिएक्शन आ गई तो क्या करेंगे? तो देखिए, 2Ag, Ag क्या है यहाँ पर? सिल्वर है। जब Ag सिल्वर वातावरण की हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करता है, वातावरण की हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करता है, तो Ag2S बनता है, जो कि काले कलर का रहता है। इसलिए चांदी का रंग काला पड़ जाता है और हाइड्रोजन वायुमंडल में चली जाती है। जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन के श्वसन प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, मैंने बताया था कोशिकीय श्वसन में आपको, कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार की होती है। अवायवीय श्वसन, जो कि बिना वायु के रहती है, और वायवीय श्वसन, जो कि वायु के रहती है। और अवायवीय श्वसन की घटना कहाँ पर होती है? अवायवीय श्वसन की घटना होती है ग्लाइकोलाइसिस में। और ग्लाइकोलाइसिस किससे कहते हैं? ग्लूकोज का टूटना, किसमें? पायरुविक अम्ल में। तो ग्लाइकोलिसिस की घटना होती है अवायवीय श्वसन में। और ये कहाँ पर होती है? ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। जो फ्लूइड भरा है ना, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, इसमें होती है ग्लाइकोलिसिस की घटना। वायवीय श्वसन क्रेब्स साइकिल बनती है इसमें। और ये घटना क्रेब्स साइकिल की कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि जब ये घटना होती है तो इसमें बहुत सारी 93% ग्लूकोज तोड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया 93% ग्लूकोज तोड़ता है और बहुत सारी एनर्जी निकालता है। इसलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। और इसे बायोब्लास्टा के नाम से भी जाना जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। तो वो 4 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है, आप एक रिएक्शन याद रखना, 66-16। इसमें क्या लेना है? 66-16 में 6CO2, मतलब एक CO2 जरूरी है, प्लस 6H2O, क्योंकि रिएक्शन कर रहे हैं, ये जरूरी है। और यहाँ क्या आता है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये जरूरी है। क्लोरोफिल ये जरूरी है। और बनेगा क्या? एक अणु C6H12O6 का बनेगा, ग्लूकोज का बनेगा, प्लस 6 अणु O2 के बनेंगे। ये ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट रहेगा और ये सह उत्पाद रहेगा। तो इसमें जरूरी देख लीजिए, अगर आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कराना है तो आपको पहले ये एलिमेंट चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी लिखा है वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चाहिए। और ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक किस प्रकार के ऊतक हैं? तो ये मैकेनिकल टिश्यू है, पेलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा।
नेक्स्ट देखिए, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, हम अभी अभी पढ़कर आ रहे हैं, यह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और जरा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कॉलिकर ने। आप कहोगे सर अल्टमैन ने, तो यह भी सही है क्योंकि ऑप्शन में अल्टमैन मिल जाता है, लेकिन अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्टा कहा है। ये एनसीईआरटी का डाटा है दोस्तों। और नामकरण किसने दिया है कि इसे माइटोकॉन्ड्रिया ही कहेंगे, जैसे कि आपका नामकरण किसने किया है, आपके मम्मी पापा ने, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया है, बेंडा साहब ने। कौन ने, बेंडा ने। और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक इंपॉर्टेंट बात है माइटोकॉन्ड्रिया की कि इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का ही राइबोसोम होता है। कोशिकांग में दो लोगों के पास, एक लवक, एक माइटोकॉन्ड्रिया। इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि किसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया का। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स किस द्रव में होती हैं, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार हमने प्लाज्मा माना है। तो देखिए ये रक्त की बात कर रहे हैं, तो रक्त का घटक, रक्त में क्या क्या शामिल होता है, तो रक्त में एक तरफ होता है प्लाज्मा द्रव अवस्था में और दूसरी तरफ होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। अब प्लाज्मा होता है और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा 55% होता है रक्त में और 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं, इससे क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती हैं। लेकिन इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में कौन सा प्रतिस्कंदक पाया जाता है, एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, तो उसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन ये पाया जाता है और इसका काम क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। और यही काम कौन करता है, एक हिरुडिन जो कि लीच रहती है। और प्रोटीन हो गया। और प्लाज्मा में जल कितना पाया जाता है, 90 से 92%। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है, लिगामेंट है। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन सा है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन है, टेंडन है। अब मांसपेशियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों की संख्या कुल कितनी है, जिस प्रकार हड्डियां 204 हैं उसी प्रकार मांसपेशियां 639 हैं। और बात करें कि सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो जबड़े की है। छोटी है स्टेपिडियस, छोटी कौन सी है, स्टेपिडस। और बड़ी कौन सी है, सर्टोरियस। सबसे लंबी की अगर बात करें, सबसे लंबी, 3 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और देखने के लिए मिलते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो जबड़े की मांसपेशी है। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो स्टेपिडस है। और सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, सर्टोरियस है। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, सर्टोरियस है। और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ये आप कमेंट करके बताना। गर्भावस्था में बच्चे को पोषण किससे प्राप्त होता है, तो अपरा। ये अपरा का मतलब हिंदी में मत पढ़ना, प्लेसेंटा द्वारा होता है ना। नीला तोता किस रासायनिक यौग को कहा जाता है, तो नीला तोता का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CuSO4 5 अणु जल के, ये क्या होता है, नीला तोता। इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट को ही बोलते हैं उजला तोता या सफेद तोता, और इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4 7H2O। उजला तोता या सफेद तोता का फॉर्मूला होता है ZnSO4 7H2O। और हरा कशीस का होता है FeSO4 7H2O। हरा कशीस का वैज्ञानिक नाम फेरस सल्फेट होता है। ये तरह तरह के एग्जामों में पूछा गया है। दोस्तों मेरा काम आपको ये नहीं है कि मैं 5 मिनट की वीडियो बनाऊं, उसमें सरल सरल पढ़ा के चला जाऊं जो मुझे सरल लगे। मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम ये है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, भले ही उसमें कितनी भी मेहनत लग जाए, हाथ से लिखना पड़े, पूरा जितने भी फैक्ट हैं सब हाथ से लिखना पड़े, भले ही रात रात भर जाग कर, लेकिन आपका समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्योंकि मैंने देखा जब मैं 2:30 बजे रात को सबके कमेंट देख रहा था दोस्तों, उसमें भी मेरी वीडियो पर व्यू आ रहे थे और सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। इसका मतलब ये था दोस्तों, जब सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे और लाइक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, लाइक बार बार आ रहे थे, तो मैं समझ गया था कि आज भी बच्चा इतना स्ट्रगल कर रहा है कि वो 2:30 बजे रात के भी बेचारा सोया नहीं है और पढ़ रहा है।
तो इससे मतलब ये है कि मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको गलत कंटेंट ना दूं। भले ही मैं वीडियो ना डालूं दोस्तों, लेकिन आपको बिल्कुल सही कंटेंट दूं। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में एरर सॉल्व करवा दिया, 5 मिनट में केमिस्ट्री सॉल्व करवा दी, 1 लाइन याद कर लो, 2 लाइन याद कर लो और आपको भटकाते रहे। उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप वो पढ़िए जो एग्जाम में आता है। आप देखिए, अगर नीलत होता, अगर उसने पूछा है तो हमने 3 और लिखे हैं उसके, वो कुछ भी अगर पूछता है तो उससे ज़्यादा हम लिख देते हैं। ये देखिए आप, हर उसमें मैंने लिख के रखा है और जिसमें नहीं लिखा उसमें मैं खुद 10 पॉइंट बताता हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी तरीके से ये चाहता हूं कि आपका क्वेश्चन भार ना हो। चलिए दोस्तों, और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है दोस्तों, तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, जितने भी ग्रुप हैं, और प्लीज़ इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या चेंज होता है? तो देखिए, इन्होंने बोला है ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या चेंज होता है, तो कम हो जाता है। मतलब चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, और जब फिर द्रव में होती है, और फिर क्या होती है? गैस में होती है। आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा चाल, उसने ऑप्शन के अकॉर्डिंग एल्युमिनियम, फिर याद रखना है लोहा, इसकी वैल्यू याद रखना है 5130, फिर याद रखना है निकिल 60-40, निकिल की है 60-40। ये कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। और ध्वनि श्रृंग और गर्त के फॉर्म में ये ध्वनि तरंग रहती है। श्रृंग और गर्त के फॉर्म में, ऊपर वाले को हम कहते हैं श्रृंग और नीचे वाले को कहते हैं गर्त। और 2 श्रृंग, ये भी श्रृंग हो गया, ये भी श्रृंग हो गया, और ये नीचे वाला गर्त हो गया। तो चाहे 2 श्रृंग ले लो आप, चाहे 2 गर्त ले लो, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य, और इसे हम लैम्डा के नाम से जानते हैं। तरंगदैर्घ्य, इसे हम लैम्डा के नाम से जानते हैं। तरंगदैर्घ्य को किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों का ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सही क्रम जताना है आपको। तो देखिए, ये तो है ऊंचाई के बढ़ते क्रम में कि सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये आता है। लेकिन हमें इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सबका पोस्टमार्टम करना है। देखिए, अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की, तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाओं आपने देखी होंगी, ओला गिरना, बारिश होना, बिजली चमकना, तूफान आना, या फिर पानी गिरना, जो भी होता है मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों की गड़गड़ाहट, ये किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। तो मौसम संबंधी घटनाएं यहां देखने के लिए मिलेंगी आपको। फिर बात करते हैं हम समताप, सम है जिसका ताप, तो यहाँ उड़ा जा सकते हैं हवाई जहाज। तो वायुयान के लिए आदर्श दशा क्या है? समताप मंडल है, और इसी में पाई जाती है ओजोन, जो कि एग्जामिनर की फेवरेट क्वेश्चन निकाल के देता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 है, खोज चार्ल्स हेनरी और बुशान ने की है, और परमाणु भार है इसका 48। 1987 डेट याद रखना, यहाँ हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और अंटार्कटिका पर इसमें छेद देखा गया था। इसके लिए नुकसानदायक कौन है ओजोन के लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी क्लोरीन गैस है। ये क्वेश्चन आते हैं। शलाका और शंकु कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ये आंखों में पाई जाती हैं। शलाका, शंकु आप ये देख लीजिए, अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो आंख में 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी? रोड सेल और कॉन सेल। रोड सेल और कॉन सेल। कॉन सेल जो रहती है वो कलर दिखाती है हमें कि हरा है या लाल, और रोड सेल रहती है वो लाइट दिखाती है कि डिम है या तेज। अब इससे आंख से क्वेश्चन सुन लीजिए जरा। आंख में सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब या प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। आपने सुना होगा आई डोनेशन, नेत्रदान में सिर्फ एक चीज अगर खराब है तभी नेत्रदान किया जा सकता है, वो भी कार्निया का अकेला। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और ये रोड सेल कौन सेल वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब रेटिना से ही निकल के आता है रेटिनॉल, जो कि किसका वैज्ञानिक नाम है? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट में करना है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। डी का कैल्सीफेरोल होता है। ई का टोकोफेरोल होता है, और के का फ्लोक्यूनिन होता है। ये वैज्ञानिक नाम है विटामिनों के, जो कि आपको याद रखना है। 3 चेंबर एकृत हृदय वाला जीव कौन सा है? तो देखिए,
आपको ऐसे नहीं रटना कि मनुष्य, चमगादड़, कंगारू, चिड़िया, ये नहीं रटना आपको ये देखना है क्योंकि पक्षी और जो मैमल्स रहते हैं, मैमल्स में कौन आते हैं, जैसे कि मनुष्य, चमगादड़, कंगारू, और पक्षियों में कौन आती है, चिड़िया। तो इनमें रहेंगे 4 चैम्बर इनमें रहेंगे 4 चैम्बर, और 3 चैम्बर किस में रहेंगे, 3 चैम्बर उसमें रहेंगे, 3 चैम्बर उसमें रहेंगे जो उभयचर और सरीसृप है। तो उभयचर में ऊ आया और ये 3 जैसा दिख रहा है, तो मेंढक, सांप, घड़ियाल, इसमें 3 रहेंगे। और जो मछली है, जैसे कि मछली और शार्क, इनमें 2 रहेंगे, मधुमक्खी में 5 और कॉकरोच में 13 रहेंगे। आपको ये याद रखना है, बार बार क्वेश्चन इसी स्लाइड से बनता है। चेचक के टीके की खोज किसने की, तो हमने बताया था कि टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले 1796 में चेचक के टीके की खोज कर दी थी। किसने, ये वैज्ञानिक साहब ने। और अगर हम बात करें रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो वो है लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। और अगर हम बात करें किण्वन की खोज भी इन्होंने की, रेबीज लुई पाश्चर ने, और चेचक के टीके की खोज इन्होंने की। और पोलियो के टीका जो कि इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले पोलियो का टीका दिया जाता था, उसमें मरा हुआ पोलियो वायरस भरा रहता था, मरा हुआ पोलियो वायरस इंजेक्शन में भरा रहता था और वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता था। तो उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी जॉन साल्क ने। लेकिन अब जो 2 बूंद जिंदगी की है, तो वो ड्रॉप वाली पोलियो की दवा की खोज किसने की है, वो शाबिन साहब ने की है, शाबिन। भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम होप्लोबोबस टाइग्रिस है। ये वैज्ञानिक नाम से बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं। और मेंढक का एक और नाम राना ट्रिगिना याद रखना है। गाय का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया आपके शिफ्ट में कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस। भैंस का भी पूछ लिया, बुलाबुल। तो अब बचा क्या है, वो पूछेगा मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, मुस्का डोमेस्टिका। और फिर पूछेगा ये कैट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेलिस कैट याद रख लेना। फेलिस क्या, बिल्ली फैला जाती है, दूध फैला जाती है। बरगद का पूछ लिया उसने, फाइकस बेंदालिश होता है। और आप बताओ मुझे कि बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रूस बस डुबाउसेली होता है। कपास का गैस्पियम होता है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। मैंने बहुत सारे वैज्ञानिक नाम आपके सामने रख दिए हैं। इस वीडियो को 2 बार सुनना दोस्तों, इससे साइंस बहुत मजबूत हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल किसका मात्रक है, तो ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। अब हम देखते हैं कुछ अन्य मात्रक जो कि इंपॉर्टेंट हैं। विद्युत धारा का एम्पियर है, आवेश का कूलॉम होता है। और विभवांतर का क्या होता है, विभवांतर का होता है वोल्ट। बल का मात्रक होता है न्यूटन। और कार्य का मात्रक होता है जूल। शक्ति का होता है वाट। श्यानता का होता है पॉइज, ये इंपॉर्टेंट है श्यानता, इसका ये होता है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है ध्वनि का, ये होता है डेसिबल। ओजोन परत को किस में मापते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, ओजोन का, ये है डॉप्शन। ओजोन का है डॉप्शन, ओजोन का है डॉप्शन। तो इतने आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेड या सीसा का रासायनिक जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो पीबी होता है। लेकिन कुछ और सिंबल जहां कंफ्यूजन होती है, उसने अगर बोल दिया आपसे Mn किसका सिंबल होता है और ऑप्शन दिए हैं मैग्नीज और मैग्नीशियम, तो आप याद रखना Mn होता है मैग्नीज का और Mg होता है मैग्नीशियम का। Sn किसका होता है, Sn देखिए आप, Sn होता है टिन का, Sn। और इसके बाद Ag सिल्वर, Au सोना, K पोटेशियम, Rn रेडन और Cu कॉपर का। फिर वैज्ञानिक नाम कि ब्रासिका रेपा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है फील्ड मस्टर्ड का। इसका मतलब कंफर्म है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक नाम याद करके जाना है। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। एक और क्वेश्चन आएगा कि पत्तियों में कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पत्तियों में क्यों होती है, क्योंकि इसमें पाई जाती है मीजोफिल सेल। और इन्हीं सेलों में क्या रहता है, क्लोरोफिल। और जहाँ क्लोरोफिल ज़्यादा वहाँ प्रकाश संश्लेषण मतलब खाना सबसे ज़्यादा बनेगा पत्तियों में। कहाँ बनेगा, पत्तियों में।
बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हमने बताया, बिल्ली दूध घी फैला जाती है तो फेलिस कैटस, इससे याद रख लेना। ब्यूटा मोनोस्पर्मा का वैज्ञानिक नाम पलाश होता है, ब्यूटा मोनोस्पर्मा का। NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। लेकिन इस सोडियम से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं। NaHCO3 और Na2CO3.10H2O। देखिए Na2CO2 का वैज्ञानिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और NaSCO3 का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन इसे घरेलू नाम क्या रहते हैं इनके? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaSCO3 से कहते हैं। और Na2CO3 से क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। और वॉशिंग करना है तो इसमें ही आपको क्या मिलेगा? पानी, H2O मिलेगा। धोने के लिए पानी, वॉशिंग के लिए पानी। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम की धातु के, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं समझा देता हूँ। एल्यूमिनियम धातु को अगर सुरक्षित रखना है तो कैसे रखेंगे? तो उसके ऊपर परत चला देंगे और इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन मैं एक लेकर आता हूं, इसलिए आता हूं क्वेश्चन एक लेकर कि जो भी क्वेश्चन पूछा है जो इंपॉर्टेंट है उसका सारा कुछ बता दूं। लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? आंसर रहेगा जस्ता। और यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया यशत लेपन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? यशत लेपन कहलाती है। और जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3, Fe2O3xH2O, ये जंग का फॉर्मूला रहता है। सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग स्टेप से गुजरती हैं, उनका सही क्रम बताइए। जैसे कि आप हो, आप पहले बच्चे होंगे, फिर थोड़े बड़े हुए होंगे, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, इस तरीके से आएगा। तो उसी प्रकार मच्छर में क्या स्टेज रहती हैं? तो सबसे पहले उसका लार्वा बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? लार्वा बनता है। सबसे पहले अंडा बनेगा। सबसे पहले क्या? अंडा बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा और फिर जाके वो क्या हो जाएगा? वयस्क हो जाएगा। वयस्क मतलब ये नहीं कि वो बोट डालने लगेगा, पहले अंडा बनेगा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दांत किस कारण से होता है? तो दांत, खाज, खुजली, और इसका कारण क्या है? कवक। अब कवक से होता क्या क्या है? कवक से होता है गंजा। कवक से होने वाले रोग पढ़ रहे हैं हम। गंजा, दामाद, खाए फ्रूट, खाए फ्रूट। तो गंजा से गंजापन, गंजापन, दामा, दमा से दमा, और फिर दा से दाद, और फिर खा से खाज या खुजली, और फिर ए से क्या? एक्जिमा, एक्जिमा, और बचा क्या? फ्रूट। तो फ्रूट से होता है एथलीट फुट, जिसे कहते हैं पाँव में पानी लगना। फ्रूट से होता है एथलीट फुट, जिसे कहते हैं पाँव में पानी लगना। और गंजा से होता है गंजापन। मैंने वायरस से होने वाली बीमारी बताई थी, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। और पंडित जी का टीका नया नया है, ये जीवाणु से बताई थी। और ये मेरी पार्ट 1 में जो मैंने साइंस पढ़ाई है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों का कलेक्शन उसमें है, तो आप वो वीडियो जरूर जाकर देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अम्लीय वर्षा का क्या कारण नहीं है? तो ऑप्शन में ये जो था ये कारण नहीं था। कारण रहता है NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा की बात करें, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.5 से कम। और सामान्य वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.5 से 6 के बीच। ताजमहल का क्षरण किसके कारण हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी क्लोरीन गैस है और इसी के कारण अंटार्कटिका पर ओजोन में छेद देखा गया। अगर ओजोन में छेद हो जाएगा तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, वो सीधी धरती पर आएंगी, जिससे कि स्किन कैंसर का खतरा रहेगा। अब पराबैंगनी किरणों की खोज की है रिचर्ड ने, तो दृश्य प्रकाश की खोज किसने की है? न्यूटन साहब ने। एक्स किरणों की खोज किसने की है? रोएंटजन ने। एक्स किरणों की खोज किसने की है? रोएंटजन ने। अब रक्त किरणों की खोज किसने की है? हर्शेल ने। सूडोपोडिया किससे संबंधित है? सूडोपोडिया भोजन पकड़ने के लिए अमीबा कहता है आजा, तो ये किसके कारण पकड़ता है? कूटपाद, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। और खोज किसने की अमीबा की? रोजनहॉफ ने। और कोशिका भित्ति नहीं होती,
ZnSO4 7H2 ये हम पढ़ के आए हैं, सफ़ेद विट्रियोल या सफ़ेद तोता या उजला तोता, जिसका वैज्ञानिक नाम जिंक सल्फेट होता है। कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। हीरा की बात करें तो यह सबसे कठोर धातु है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए यह विद्युत की कुचालक है। इसलिए यह क्या है, विद्युत की कुचालक है। और हीरा का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है और इसका आंतरिक कोण का मान होता है 2.42। और इसके बाद बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट की अगर बात करें तो इसकी संरचना षटकोणीय है, हीरा की चतुष्कोणीय है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि सुचालक अवस्था में रहती है। फ्लोरीन की बात करें, ये फ्लोरीन नहीं है, ये फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन है। इसकी खोज बंकमिस्टर फ्लोरीन ने की थी, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और इसका सबसे स्थायी रूप होता है C60 और इसकी संरचना होती है फुटबॉल की तरह। तो ये आएगा कि फ्लोरीन की संरचना किस प्रकार की होती है। तो यहाँ से हीरा पढ़ लिया हमने, हीरा की संरचना चतुष्कोणीय, ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय। तो और हीरा सबसे कठोर धातु है और हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए कुचालक है। लेकिन ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और ग्रेफाइट से पेंसिल बनाई जाती हैं। किस घोल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता? तो एल्कोहल में, तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या रहता है, C2H5OH। और सुक्रोज में भी नहीं होता, उसका फॉर्मूला रहता है शुगर का C12H22O11। इसके बाद ग्लूकोज में भी नहीं होता, इसका फॉर्मूला रहता है C6H12O6। ये 3 फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। किसी जलीय विलयन के pH अम्लीय हो जाती है, उसमें मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलाया जाता होगा, लेकिन हमें पढ़ना है pH स्केल। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। लेकिन इसे क्वेश्चन को इसलिए लिया क्योंकि ताकि हम आपको पूरा pH स्केल वाला टॉपिक यहीं कंप्लीट करा दें। अब देखिए pH स्केल, भले ही आपने आज तक जीके नहीं पढ़ा, लेकिन इन वीडियो से आप बहुत नंबर ला सकते हो। यह है pH स्केल। इसकी रेंज कितनी रहती है, 0 से 14 तक रहती है। अगर पहला क्वेश्चन ये बन गया कि pH स्केल की रेंज क्या है, 0 से 14 तक, और बीच में क्या रहता है 7, उदासीन क्या रहता है 7, और 7 pH मान किसका होता है, NaCl का। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ 0 की तरफ आओगे 7 से, तो ये अम्लीय होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होते हैं, HCl और H2SO4। जैसे जैसे आप 14 की ओर जाओगे 7 से, तो ये क्षारीय होता चला जाएगा। pH स्केल, इस स्केल की खोज किसने की थी, ये की थी सोरेनसन ने। pH फॉर्मूला क्या है, -log10H+ है, और H+ का मतलब क्या है, हाइड्रोनियम आयन। अब देखते हैं हम कुछ pH मान, जैसे कि है नींबू का pH मान कितना होता है, नींबू का pH मान 2.8। क्या ये गलत है, आप बताना। शराब का क्या होता है, शराब का होता है 2.8। ये भी यार 2.8, ये भी 2.8। शराब तो चीज़ है खराब, फिर इसका नींबू से कैसा संबंध है, तो शराब के बाद नींबू पिला देते हैं, तो आपको पता होगा। तो इसलिए मैंने शराब और नींबू को साथ में ले लिया। अब शराब महंगी या नींबू महंगा, आप कहोगे शराब महंगी, तो शराब महंगी तो नींबू को कम कर दो, तो नींबू का हो जाएगा 2.4 और शराब का हो जाएगा 2.8। लेकिन जैसे ही नींबू दिखे तो शराब का याद आ जाए, शराब का दिखे तो नींबू का pH मान याद आ जाए कि 2.8 या 2.4। तो जो सस्ती उसका 4, जो महंगी उसका 8। समुद्री जल का pH मान कितना होता है, 8.5। दूध पियोगे तो छक्का चौका मारोगे तो 6.4 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4। जो आप चाय पीते हो उसका pH मान 5.5 होता है। जो कॉफी पीते हैं उसका pH मान 5 होता है। और मनुष्य के 5 होता है। और अम्लीय वर्षा का pH मान 5 होता है। और साधारण वर्षा का pH मान भी कितना होता है, 5.5। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सी गैस ओजोन को क्षति पहुंचाती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की भी क्लोरीन गैस क्षति पहुंचाती है।
वायुमंडल में किस गैस की मात्रा 78% पाई जाती है? तो देख लीजिए, आपको ये पता है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नाइट्रोजन 78% के समथिंग, ऑक्सीजन 21% के समथिंग। लेकिन तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है आर्गन। बस ये गलती मत करना कि अगर वो पूछ ले तीसरे नंबर पर कौन है तो कार्बन डाइऑक्साइड मत लगाना। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, हमने बताया था C6H12O6 ग्लूकोज बनता है जिसमें C आता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट के कारण। पेनिसिलिन क्या है? कवक है। कवक है। और कवक, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गति के नियम को किसने दिए? तो गति के नियम न्यूटन साहब ने दिए। V बराबर U प्लस AT, S बराबर U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर, S बराबर U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? देखिए, हमारी पढ़ाने का सबसे खूबसूरत अंदाज यही है कि अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया तो हम उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। अब देखिए, यह है पादप कोशिका, यह है जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो ये पादपों में पाई जाएगी लेकिन जंतुओं में नहीं पाई जाएगी। लवक, ये पादपों में पाया जाएगा, ये जंतुओं में नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन यही है, पादप कोशिका में कौन सा कोशिका? तो ये आ जाएगा लवक। अगर वो कोशिका भित्ति की पूछ लेता तो सेंट्रोसोम, लाइसोसोम की पूछ लेता तो इसलिए हमने सब ले ली। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया जाएगा। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया जाएगा। लाइसोसोम रेयरली मिलेगा पादप कोशिका में लेकिन जंतु कोशिका में पाया जाएगा। और संचित भोजन की अगर बात करें, संचित भोजन की, लाइसोसोम रेयरली मिलेगा लेकिन किसमें? पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में पाया जाएगा। जो स्टोर फूड की बात करें तो पौधे अपना स्टोर फूड रखते हैं स्टार्च के फॉर्म में, और हम रखते हैं किसमें? ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब तो मापा जाता है बैरोमीटर में, लेकिन जितने भी मापक यंत्र हैं अब हम उनकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इनमें से आएगा। ऑक्सेनोमीटर पौधों की लंबाई मापता है और क्रेस्कोग्राफ भी क्या मापता है? पौधों की लंबाई मापता है, और क्रेस्कोग्राफ की खोज जेसी बॉस ने की थी। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। विद्युत धारा अमीटर मापता है। अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा को मापता है। और वोल्टमीटर क्या मापता है? विभवांतर को मापता है। थर्मामीटर ताप को मापता है, लेकिन क्या सूर्य का तापमान थर्मामीटर से नापोगे? नहीं, उच्च तापमान मापने के लिए आप किस यंत्र का यूज करोगे? इस यंत्र का। और भूकंप मापते हो सिस्मोग्राफ से। हाइग्रोमी से क्या मापते हो? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, और हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों का सापेक्षित घनत्व मापते हैं। ये स्लाइड नहीं, हर स्लाइड अच्छे से रट लेना, किसी भी पेपर में बैठ जाना दोस्तों, साइंस में क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। जापान की मिनी माता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई है? तो ये हुई है पारा के कारण। किस कारण हुई है जापान की मिनी माता आपदा? किस प्रदूषण? तो पारा के कारण। अब देख लीजिए, कुछ और धातुओं के द्वारा जो रोग होते हैं, एटाई किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण होता है। पार्किंसन या ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण होता है। और विल्सन रोग जो है वो तांबा के कारण होता है। विल्सन रोग किसके कारण होता है? ये पूछा गया है एमपीपीएससी में, ये तांबा के कारण होता है विल्सन रोग। बायोगैस में कौन सी गैस सर्वाधिक 75% तक होती है? तो मीथेन गैस सर्वाधिक होती है। लेकिन मीथेन गैस से भी तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं दोस्तों, तो इसका ये देख लीजिए आप, मीथेन का फॉर्मूला ये लिखा है आपके सामने। और ये कहाँ पाया जाता है? दलदली भूमि में पाया जाता है, आर्द्र भूमि में पाया जाता है, और जो पशुओं को जुगाली करते हैं उसमें भी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कोयले की खान में विस्फोटकों का कारण भी क्या है? कोयले की खान में ये भी मीथेन गैस है। और मीथेन गैस का बड़ा प्यारा नाम है जिसे हम मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। एलपीजी जो घरों की सिलेंडर रहती है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन भरी रहती है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन भरी रहती है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है? विटामिन के कारण। लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि विटामिनों के वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है जो आपके सामने यहाँ लिखे हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जो कि रेटिना आँखी से संबंधित है। B1 का नाम है थायमिन, B2 का नाम है रिबोफ्लेविन, C का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, और विटामिन के का नाम है फिलोक्यूनिन। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों।
अगर मेरी आपको मेहनत पसंद आ रही है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सिर्फ आपसे इतना ही मांगता हूँ, बाकी मैं आपको सब कंटेंट अपने हाथ से लिख कर दूंगा, एक एक चीज़ दूंगा, हाथ से लिख कर दूँ, लेकिन कैसे ही दूंगा, बस आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो आप लोगों को भी पसंद आ रही है, तब मैं आगे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट होता हूं। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने के निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है, तो यह समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता कहलाती है, कभी कम कभी ज़्यादा कर लेता है ना लेंस, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है? तो द्रव का ऊपर या नीचे चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? केशिकद्म कहलाती है। गांव में चिमनी देखी है? चिमनी, उसमें से तेल ऊपर चढ़ता है, वो दीपक देखा है? दीपक, उसमें तेल चढ़ता है ऊपर, वो तो ये केशिकद्म की घटना है। वर्षा ऋतु में जो दीवारों में नमी आ जाती है ना, वो भी केशिकद्म की ही घटना है। तो ये केशिकद्म की घटना है दोस्तों। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल की हजारों इकाइयों से मिलकर बना रहता है। ये तो था क्वेश्चन, लेकिन अब इसमें से जितने भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, कहने का मतलब बाल की खाल निकालना वो वाला काम कर देते हैं कि प्रोटीन का निर्माण पेप्टाइड बंध के कारण होता है। निर्माण पूछेगा तो पेप्टाइड बंध होता है। और प्रोटीन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन 16% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन भी प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। हमारे त्वचा, ये हमारी जो त्वचा है, और ये हमारे बाल, और ये हमारे नाखून, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कैरोटिन प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटिन प्रोटीन पाया जाता है। जानवरों की खुर में भी यही पाया जाता है। दूध में कैसीन प्रोटीन, तो अंडा में कौन सा? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और अंडे का कवर किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। देखना आप क्वेश्चन, त्वचा, बाल, नाखून, जानवरों की खुर, 4 क्वेश्चन ये हो गए। दूध, अंडा, 4 और 2 6 क्वेश्चन। प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन, 10 क्वेश्चन तो आपको पर स्लाइड में मिल ही रहे हैं। अगर मैं यहाँ 150 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप उसमें 10 का गुणा कर लोगे तो 1500 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। टी एंड कॉफी आर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स, तो ये बागवानी रोपण है, और बागवानी के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। एडीज मच्छर किस रोग का वाहक है? ये डेंगू का है। और जो मैंने साइंस की पार्ट 1 वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने सारे वाहक बताए हैं, वो भी वीडियो बहुत अच्छी है दोस्तों, से जरूर देखना। काला जार सैंड फ्लाई के कारण होता है, और निद्रा रोग सीसी मक्खी फैलाती है। तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे से अलग होते हैं? तो वो सिंबॉलिक नेम के कारण भी दूसरे से अलग होते हैं, जो उनको नाम दिए जाते हैं, जैसे AU है सोने का और AG है सिल्वर का। अब देखिए, सबसे भारी धातु है ओस्मियम, सबसे हल्की धातु है लिथियम, काली धातु किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। और जनक आवर्त सारणी के मेंडलीव हैं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोस्ले हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी तैयार की थी, लेकिन अभी परमाणु क्रमांक के आधार पर चल रही है, जो कि मोस्ले साहब ने तैयार की थी। त्रिक नियम, त्रिक नियम है डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम। कुल तत्व 118 हैं, जिनमें धातु 91, अधातु 20 हैं, और उपधातु बची 7 हैं। उपधातु बची कितनी? 7 हैं। ये आपको याद रखना है। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो मरकरी थर्मामीटर के आविष्कार फ़ारेनहाइट हैं, लेकिन हम एक क्वेश्चन पढ़ के नहीं निकलेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जरा यहाँ आ जाइए कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। और नाइट्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन की JS प्रिस्टले ने। और बैरोमीटर की खोज टॉर्शली ने की। रक्त समूह की खोज लेड स्टेनर ने की। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल ने की। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने की। और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। और ये आपके सामने लिखा है, इसका आप आंसर देना कि इसकी खोज किसने की। अभी एक स्लाइड पहले ही मैंने इसे बताया है। और दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो साइंस की पार्ट 1 वाली वीडियो में इसको डिटेल से समझाया था। यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं कि अगर पादप जगत में हम बात करें, पादप जगत में, तो देखिए 2 भागों में बांट लो। पहले तो क्रिप्टोगैम और
फेनरोगैम। यहां क्रिप्टोगैम में कुछ भी नहीं दिखता, ना तो ये बीज देगा, ना फल, ना फूल, कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्टोगैम। और फेनरोगैम ये वो पौधे हैं जो बीज भी देंगे, फल भी देंगे और फूल भी देंगे। क्रिप्टोगैम के अंतर्गत कौन आते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनरोगैम के अंतर्गत कौन आते हैं? आवृतबीजी और अनावृतबीजी। तो ये स्लाइड 1 जो पार्ट 1 डाला है ना मैंने, उसमें भी समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचयों द्वारा उत्पादित करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। ये लुई पाश्चर साहब ने उस समय जब बियर जो शराब है वो खराब हो रही थी, तो उसको सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ये किण्वन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। ब्रेड, ये वही का वही क्वेश्चन है, जो ब्रेड या डबल रोटी क्यों फूल जाती हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड या डबल रोटी फूल जाती हैं। आवरण रहित बीज वाले पौधों को, जिसमें आवरण ही नहीं है तो अनावरण हो गया, तो उसे अनावृत बीजी कहते हैं। और जब आवरण ही नहीं है, उसके पास कपड़ा ही नहीं है, तो उसे नग्न बीजी भी कहते हैं। और यही क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। अनावृत बीजी मतलब अनावरण, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो ये तो आपको पता ही होगा, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और इससे घेंगा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। और ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है? तो अग्नाशय निकालती है। अग्नाशय निकालती है ये हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ये दोनों हार्मोन अग्नाशय निकालती है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन और ग्लाइकोजन। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। देखिए, कैलकुलेटर की खोज किसने की? कैलकुलेटर अगर मिल जाएगा तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होगी और क्या पास हो जाएंगे, तो इसकी खोज पास्कल ने की। क्वांटम सिद्धांत की, क्वांटम प्लांक, मैक्स प्लांक ने। इनके शुरू में कहा आएगा तो इनके लास्ट में कहा जाएगा। पेनिसिलियम की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। परमाणु बम की किसने खोज की? ऑटो हॉर्न ने की। परमाणु बम की खोज किसने की? ऑटो हॉर्न ने की। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? क्लोरोफॉर्म क्या है आप कमेंट में बताना कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, और इसकी खोज इन्होंने की। तो कैलकुलेटर की खोज किसने की? पास्कल साहब ने की। चैडविक साहब ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और चैडविक ने किसकी खोज की? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये जॉन डाल्टन ने दिया। थियोफ्रेट्स किसके जनक कहे जाते हैं? तो देखिए, जनक के बारे में है तो बॉटनी के जनक कौन कहे जाते हैं? थियोफ्रेट्स। लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। अब जितने भी जनक हैं इंपोर्टेंट वो पढ़ लेते हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? बटलर साहब। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स। वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस। और आप अपने फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि सबका भला हो सके। आवरण रहित, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आधुनिक मर्ग, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ये यहां से देखिए, मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? तो लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम का काम ये होता है साफ सफाई रखना। इसके लिए स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहते हैं इसे। स्कैवेंजर ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम ये साफ सफाई कर देता है। जो कोशिका खराब हो रही है उसे निगल लेता है, तो इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये जो खराब हो रही थी उसे इसने हटा दिया साइड से। तो इसने क्या कर दिया? साफ सफाई का काम कर दिया, निष्कासन कर दिया कोशिकाओं का, या अपशिष्ट को हटा दिया। इसने लाइसोसोम ने। और इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि पचाने में मदद करते हैं। इसलिए देखो, खोज किसने की? डी डुवेन है। थैली जैसी संरचना है, पाचक थैली के नाम से भी जाना जाता है और आत्महत्या की थैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार? तो ये हम पढ़ के आ गए, जे थॉमसन। विद्युत ऋणात्मकता नॉन मेटल में पाई जाती है। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित है जिसे मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे हम, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को कहेंगे, और ये सेला टर्सिका में उपस्थित रहती है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, सेला टर्सिका में उपस्थित रहती है, इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं और हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। हाइपोथैलेमस के नज़दीक रहती है, ये हाइपोथैलेमस के नज़दीक रहती है मास्टर ग्रंथि, इसलिए इसे हम इस नाम से भी जानते हैं और यह सेला टर्सिका में स्थित रहती है। यह कुछ हार्मोन निकालती है, ये याद रखना, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये कौन निकालती है, पीयूष ग्रंथि निकालती है। ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में सहायक कौन है, तो ये है हमारी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 अणु ले जा सकता है और ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन इसे ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार किससे है, कार्बन मोनोऑक्साइड से इसे प्यार है। कैसे कि ये एक अणु के साथ 4 अणु ले गया और ऑक्सी और हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ गया। अब जरूरत पड़ेगी तो ये इससे अलग भी हो जाएगा, कहेगा कि हाँ अलग अलग हो जाओ, भले ही प्यार करते हैं, तो ये Hb और O2 में भी बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसे दिखेगी कौन, CO, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड दिखेगी तो ये कहेगा कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। कैसे, एक बार हीमोग्लोबिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ गया तो आप कुछ भी कर लो, ये जुड़ा ही रहेगा। और ये क्या है, स्थायी परिवर्तन है। क्या, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यह एक स्थायी परिवर्तन है। अब देखिए हीमोग्लोबिन का काम क्या है, थोड़ा कंसेप्ट समझना। हीमोग्लोबिन का काम है कि भैया हम ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। ये हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है, इसे ओमनी समझ लो कि इसका काम है ऑक्सीजन को भरना और ऑक्सीजन को दूसरी जगह छोड़ कर आना। अब ये ऑक्सीजन जो है वो कोशिकाओं में जाएगी जहां पर ग्लूकोज रहेगा, और ये ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करेगी तो श्वसन की क्रिया होगी, रेस्पिरेशन की क्रिया होगी, जिससे क्या हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन अब जरा देखिए, अब हीमोग्लोबिन को बीच में मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड, या बीच में मिल गई कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हीमोग्लोबिन ने कहा कि हमारी ओमनी में तो हम सिर्फ, हमारी बस में तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ही बिठाएंगे, ऑक्सीजन को नहीं बिठाएंगे। अब ऑक्सीजन को बिठाया ही नहीं तो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक गया ही नहीं, और श्वसन की घटना हुई नहीं, एनर्जी मिली ही नहीं व्यक्ति को, और क्या हुआ, दम घुटने लगी और मौत हो गई व्यक्ति की। तो इसलिए ये खतरनाक रहती है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है, तो सूखी लकड़ी, बेकलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी आदि ये कुचालकों के उदाहरण है। ठीक है, ये तो पढ़ लेना आप। अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, हीमोडायलिसिस। इसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, जिसमें से यूरिया, क्रिएटिनाइन आदि को अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, और ये एक हार्मोन निकालती है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। किसी बंद हॉल में बात कर रहा है, किसी बंद हॉल में ध्वनि का परिवर्तित होकर बार बार टकराना, हाँ, अनुरणन कहलाता है। इसे हम रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक है, अनुरणन। ध्वनि की चाल इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 64-20 जो कि सबसे ज्यादा है। लोहा में 51-30 याद रखना, पारा में 1450, जल में 1443 याद रखना। और ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। 2 सुरंग और 2 गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य का मात्रक रहता है एंगस्ट्रॉम रहता है। और ध्वनि से क्वेश्चन ये आता है कि निकिल में ध्वनि की चाल कितनी रहती है, तो 60-40 रहती है निकिल में ध्वनि की चाल। और क्वेश्चन ये आएगा कि ध्वनि में आयाम किसे कहते हैं, तो ध्वनि जितना ऊपर जाती है उस घटना को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ध्वनि का बार बार अपने चक्र में घूमना ये क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? तो पंखा हटा दो, हटाना नहीं, गर्मी है, पंखा नहीं करता है काम तापीय प्रभाव पर। तापीय प्रभाव के नियम किसने दिए? तो ये क्वेश्चन आएगा, तो ये दिए हैं जूल ने। अगर वो फॉर्मूला पूछ ले कि निम्न में से कौन सा तापीय प्रभाव का नियम है, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। और ये तापीय प्रभाव पर कौन कौन कार्य करता है? विद्युत बल्ब, विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर। ये 3 एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? तो यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। 7 अप्रैल को ही हम इसलिए क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्रव छोटी आंच से वसा को ले जाता है? तो यह लसीका। वोल्टमीटर किसको मापता है? जब हम मापक यंत्र पढ़ रहे थे पिछले स्लाइड में, तो हम इसको डिस्कस कर सके हैं कि विभवांतर वोल्टमीटर मापता है, अमीटर विद्युत धारा मापता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। क्रोस्कोग्राफ या ऑक्जेनोमीटर पौधों की लंबाई मापता है। एनीमोमीटर वायु की गति मापता है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता मापता है। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया वो कौन है? वो है सोफिया। वॉश करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? पलकें वॉश करने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? ये आप लोगों को पता होगा, बोरिक अम्ल। लेकिन जो नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल पॉलिश को हटाने के लिए एसीटोन का यूज किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। चलिए ठीक है। एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? एंटोमोलॉजी ये कीटों का अध्ययन कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसे कहते हैं? इसे हम कैंसर का अध्ययन कहते हैं। किसको? ऑन्कोलॉजी को। और ऑर्निथोलॉजी हो गया पक्षी का। जीरोंटोलॉजी किसे कहा जाता है? जीरोंटोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन कहते हैं, जीरोंटोलॉजी। और शोरोलॉजी किसे कहा जाता है? ये कहलाता है छिपकली का अध्ययन। क्या कहलाता है? शोरोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? माइकोलॉजी ये कवक का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी ये शैवाल का अध्ययन कहा जाता है। साइटोलॉजी ये कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी ये शाखादार वृक्षों का अध्ययन कहा जाता है। अब सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से है। और पीसीकल्चर किससे संबंधित है? ये मछली पालन से है। और हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? ये बागवानी से संबंधित है। क्या? हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? ये बागवानी से संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। क्या? एपीकल्चर। ये आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष में किसका यूज करते हैं हम? तो निकट दृष्टि दोष में हम किसका यूज करते हैं? ये हमने पहली जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में उसमें भी ट्रिक बताई थी कि आप उड़ान याद रखना। उड़ान यू से होता है उत्तल लेंस, यू से होता है उत्तल, और डी से क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। तो उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए आ जाएगा। एन से होता है निकट दृष्टि दोष, और ए से होता है अवतल दर्पण। तो निकट दृष्टि दोष के लिए ये आ जाएगा। भू आकृतियों और उनके आकार देने वाली प्रक्रिया को भू आकृति विज्ञान कहते हैं। कालाजार किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है कालाजार? लिशमेनिया के कारण। अब टीबी किसके कारण होता है? टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। पैचिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण। सिप्लिस होता है टेपोनमा पैलिडम के कारण। ये आपको याद करना है, वीडियो को बार बार देखना है। देखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, याद तो रखना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है तो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं जो इस एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे? आप ये बताओ। अगर आप बोलो कि ये टफ है तो भैया ये क्यों नहीं पूछे जाएंगे अगर टफ भी हैं तो? क्योंकि एग्जामिनर तो वही क्वेश्चन पूछेगा, इतनी भीड़ में से अगर उसे छांटना है तो वो वही छांट के क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे अगर उसने ये पूछ लिया तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हर शिफ्ट में रखता जाएगा। एक पेपर तो है नहीं है आपका कि एक ही दिन पेपर होगा तो वो एक ही क्वेश्चन रख देगा। अब आपका पेपर कब है? जब 8-10 शिफ्ट निकल चुकी हैं। तो ये 8-10 शिफ्ट निकल चुकी हैं तो इतने क्वेश्चन अगर उसने 8-10 शिफ्टों में पूछ लिएंगे तो ये बचे क्वेश्चन ही तो वो पूछेगा। इसलिए पूरा टॉपिक कवर करके जाना। पढ़ना वहीं से है जहां से एक्स्ट्रा फैक्ट मिले हमें। भोजन में सल्फाइड के अयस्कों को किस में बदला जाता है? वायु की अधिकता में सल्फाइड के अयस्कों को गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करके उनके ऑक्साइड में बदले जाने की प्रक्रिया है, ये बदलने की प्रक्रिया।
मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है? तो ये है पीयूष ग्रंथि का। तो क्योंकि वृद्धि बोला है और पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है? ग्रोथ हार्मोन निकालती है। और कौन सा निकालती है? TSH हार्मोन निकालती है, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन निकालती है। और कौन सा निकालती है? LH हार्मोन निकालती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालती है। चूने के पानी में मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? चूने के पानी की बात करें तो आबिले कैल्शियम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन मिसमैच है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलाने पर, यहाँ CO2 कर लेना आप, कि चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? तो देख लो, यह है चूने का पानी, पानी दिख रहा है, पानी OH ये है, एक OH ये है, एक OH वो है, तो मैंने इसे उठा लिया तो 2H मतलब H2O, ये पानी दिख रहा है। तो ये हो गया चूने का पानी, इसमें मिला दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगर क्रिया करेगा तो बनेगा CaCO3 प्लस H2O। और ये क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये सफ़ेद अपक्षेप रहता है, वाइट PPT रहता है, इसलिए ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ये दूधिया, दूधिया मतलब दूध का कलर जैसा हो जाता है। बौनापन किसके कारण होता है? पीयूष ग्रंथि निकालती है ग्रोथ हार्मोन, अगर ये नहीं निकालेगी तो बौनापन हो जाएगा। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। और कठोर जल में क्या रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, इसलिए यह जल कठोर जल हो जाता है। कुल जल है 70-71%, लेकिन पृथ्वी पर मीठा जल कितना है? तो सिर्फ 2.5 से 2.7% ही मीठा जल पाया जाता है। भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है और इसका अणुभार कितना रहता है? 20 रहता है। किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि का SI यूनिट का नाम रखा गया है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में व्यक्त की जाती है, तो ये शायद डेसिबल नाम के ही वैज्ञानिक होंगे। 1817 में किस रसायन ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? तो त्रिक का मतलब क्या समझे आप? त्रिक का मतलब डोबेराइनर का त्रिक नियम। हमने अभी पढ़ कर आए हैं कि त्रिक का नियम किसने दिया है? डोबेराइनर ने दिया है। अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो न्यूजीलैंड ने क्या दिया है? अष्टक नियम दिया है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले साहब को कहा जाता है, और आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ साहब को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले साहब को कहा जाता है। किडनी की इकाई पूछा है, नेफ्रॉन। कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसे समझ लो जरा। देखिए, ये होता है CaO, ये होता है क्या? CaOH का होल ट्वाइस। CaO के नाम देख लीजिए आप, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना के नाम से आ सकता है, क्विक लाइम के नाम से भी आ सकता है, क्विक लाइम भी इसे कहते हैं, बिना बुझा चूना भी कहते हैं, और कली चूना भी कहते हैं। ये 3 नाम इसके हैं, कासे कली, कासे क्विक। तो क्विक लाइम और कली चूना CaO के कहते हैं। इसका नाम क्या है? CaOH का उल्टा, इसके कहते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, लाइम मतलब चूना, स्लैग्ड लाइम, लाइम मतलब चूना, ठीक है। स्लैग्ड मतलब बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अब इसे अगर कली चूना कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ये बात हमें याद रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और लीवर यूरिया को अमोनिया में बदल के देता है। कौन? लीवर। पित्ताशय से पित्तरस निकलता है और इसे स्टोर करता है। और एक बात और, लीवर की बात करें तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर पूछ लिया जाए कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो मिश्रित ग्रंथि से बहुत क्वेश्चन आता है। यह है अग्नाशय। और अग्नाशय कौन सा एंजाइम निकालती है? यह निकालती है ताल, TAL, ताल। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नाम के एंजाइम निकालती है, और ये हार्मोन भी निकालती है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन और ग्लाइकोजन। और जो ग्रंथि हार्मोन प्लस एंजाइम निकालेगी उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। जो अकेले हार्मोन निकालेगी उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे।
अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे जैसे कि थायराइड, ये हार्मोन निकालती है, और जो अकेले एंजाइम निकालेगी उसे हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहेंगे जैसे कि लीवर। तो सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि की अगर बात करेगा तो लीवर है, और मिश्रित की करेगा तो वही है कि अंगना से, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी की अगर बात करेगा तो वो है थायराइड। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीएच स्केल, खोज सोरेनसन, 0 से 14 की रेंज, ये सब बता के आए हैं हम अभी। कौन सा यौगिक 373 कैल्शियम पर, कितने क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, हैं क्वेश्चन अभी हैं, देखिए जरा, कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है, उसका प्रयोग खिलौने सजावटी सामान बनाने में किया जाता है? इसका आंसर है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिप्सम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये है जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O, ये है जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, कुछ मत करो, इसी फॉर्मूले में जहां 2 लिखा है ना उसे 1/2 कर दो, सिर्फ 2 की जगह 1/2 कर दो। जिप्सम और POP का फॉर्मूला सेम रहता है। लाल दवा का क्या होता है? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं। फिटकरी का क्या होता है? फिटकरी का बड़ा है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। तो आप याद रख लेना 24 अणु जल के रहते हैं फिटकरी में, 24 अणु जल के रहते हैं फिटकरी में, और Al2SO4 से मिलकर बनी रहती है। चौक हो चाहे चूना पत्थर हो चाहे संगमरमर, इसका एक ही फॉर्मूला CaCO3। लाफिंग गैस N2O, बेंजीन C6H6, ये देख लो आप, पूछ लिया है आपसे। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, फॉर्मूला होता है CH4। अम्लराज HCl+HNO3। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। कौन सा आंख का भाग नहीं है? कोक्लिया आंख का भाग नहीं है, क्योंकि ये कान का भाग है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं जिसे आप बहुत मिस करोगे, उसके कान में कुछ तो कहोगे, क्या कहोगे कि मेलियस इनकस स्टेपिस, ये कान की 3 हड्डियां, ये ट्रिक है मिस, कान की 3 हड्डियां, और कोक्लिया कान का भाग होता है। पादप में कौन सा हार्मोन होता है? तो पादप में साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन को फूलों को खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, जिब्रेलिन को फूलों को, और ऑक्सिन क्या करता है? पौधे की वृद्धि करता है। एब्सिसिक क्या करता है? पौधे की वृद्धि को रोक देता है। और एथिलीन हार्मोन क्या करता है? ये फलों को पकाने में काम आता है। छोटी सी लौकी देखी थी, इतनी बड़ी हो गई, ये क्या चल रहा है? ये एथिलीन के कारण क्या फल भी पकाए जा रहे हैं। कौन सी गैस रूम तापमान पर कलर की होती है? तो ये है आपकी कौन सी? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो ग्रहों की गति के नियम आपको दिए हैं जोनास केपलर साहब ने। लेकिन जितने भी नियम हैं अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कौन कौन से। पिलवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया। पिलवन का सिद्धांत है, पता क्या है? कि जब आप एक बाल्टी लेना और उसमें एक मग को ऐसे रखने की, धक्का देने की कोशिश करना, वो ऊपर की ओर आएगा। जैसे ही आप उसे नीचे धक्का देने की कोशिश करेंगे, जितना नीचे धक्का देने की कोशिश करेंगे वो ऊपर की ओर एक बल लगाएगा। इसी को कहते हैं पिलवन का सिद्धांत। आर्किमिडीज साहब के साथ ऐसी घटना घटी, ऐसा बताया जाता है कि ये क्या बाथ टब में नहाने के लिए गए थे। जब इन्होंने देखा कि पानी मेरी तरफ ऊपर की ओर बल लगा रहा है, तो ये जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में से कहने लगे यूरेका यूरेका यूरेका, और खुशी के मारे ये आसपास घूमने लगे, यूरेका यूरेका। इसका मतलब रहता है बहुत सालों से जिसके प्रयास में लगे हैं वो चीज अचानक मिल जाना। तो जरा सोचो, बहुत सालों से नौकरी के प्रयास में लगे हैं और नौकरी अगर अचानक मिल गई तो उसे हम क्या कहते हैं? यूरेका। मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि या खुशी का मिल जाना, उसे यूरेका कहते हैं। तो इनके ये सिद्धांत का नाम है पिलवन का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया, दाब का नियम पास्कल ने, गति का नियम न्यूटन ने, प्रकाश का कणी का सिद्धांत न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने, प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया, गति फिजियाऊ
आप याद रखना, चाहे विद्युत ऊष्मा का प्रभाव हो, चाहे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक हो, चाहे तापीय प्रभाव हो, चाहे तापीय प्रभाव हो, एक ही व्यक्ति ने दिए हैं। किसने? जूल साहब ने दिए हैं। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है? तो वो है मरकरी। ऊष्मा की कुचालक लेड और मरकरी है। ऊष्मा की सबसे अच्छी धातु कौन सी है चालक में? सिल्वर है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। और एक क्वेश्चन और याद रखना, इसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का। टंगस्टन का। अधातु जो द्रवावस्था में है वह है ब्रोमीन। अधातु जो चालक है वो है ग्रेफाइट, क्योंकि इसमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय। प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई है ओम। अब कुछ और इकाई डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत आवेश की है कूलोम, ओजोन परत की है डॉप्शन, क्यूसेक की है जल प्रवाह। क्यूसेक क्या मापता है? जल प्रवाह की दर। एक बैरल कितना होता है ये पूछ लिया गया है वनरक्षक में, तो एक बैरल कितना होता है ये वनरक्षक में पूछा और हमने ये पहले ही पढ़ा दिया था पेपर से। 159 लीटर होता है। आवृत्ति होती है हर्ट्ज। पृष्ठ तनाव का मात्रा होता है न्यूटन पर मीटर। लेंस की क्षमता का होता है डायप्टर। एक बैरल होता है 159 लीटर। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम।